तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। हम बेलनाकार संधारित्र देखेंगे बाबू, बेलनाकार संधारित्र की धारिता भी निकालेंगे। अच्छा, आप याद करो, आपको पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाए हैं? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अच्छा, समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक निगेटिव प्लेट होता है। और निगेटिव वाले प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं। और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आई थी? धारिता C बराबर आया था, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अच्छा, दूसरा चीज क्या निकाले थे? आपको याद होगा, दूसरा चीज निकाले थे, कोई समानांतर प्लेट संधारित्र ही था, दो प्लेट था, एक प्लस एक माइनस, माइनस की अर्थिंग किए थे। लेकिन याद करो, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई सिल्ली रखी गई थी। सिल्ली सिल्ली कहने का मतलब हुआ कि आपको कोई स्लैब रखा गया था। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच मान लो कि मोम की पट्टी रख दी जाए, किताब एक रख दिया जाए, यानी कागज की पट्टी रख दी जाए, या कोई भी मटेरियल की पट्टी रख दें, तो बाबू उसकी धारिता कितनी निकल के आई थी? याद होगा आपको, कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक, उसको कहते हैं कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक। तो कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक के समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आई थी? उसकी धारिता आई थी C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी माइनस टी इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R, ये आया था। फिर बाबू तीसरा चीज देखे थे, एक्चुअली समानांतर प्लेट संधारित्र में सिंपल वाला और डाइइलेक्ट्रिक वाला, ये वाला देखे थे। दूसरा था बाबू गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र में क्या था? दो गोले थे, एक प्लस वाला गोला, एक माइनस वाला गोला। और माइनस वाले गोले की अर्थिंग किए थे। पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी? A, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या B। तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी आई थी? याद होगा, गोलाकार संधारित्र की धारिता आई थी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बाई B माइनस A। ये दो संधारित्र एक्चुअली देखे थे तीन, दो टाइप का संधारित्र हुआ था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और आपको स्फेरिकल। अब तीसरा देख रहे हैं बाबू, तीसरा क्या है? थर्ड कैपेसिटर है बेलनाकार संधारित्र। और बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता कितनी होगी। बेलनाकार संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे, उसी की धारिता निकालेंगे। आपको तो पता ही है कैपेसिटर में कितने प्लेट्स होते हैं? दो। बहुत अच्छा, देखो एक एक करके बना रहे हैं। देखो जी, एक अंदर वाला बेलन बना दिए, ये अंदर वाला बेलन है। अब अभी बेलन बनाएंगे, अंदर वाले को घेरते हुए चारों बगल बाहर वाला बेलन बना देंगे। ये बाबू अंदर वाला बेलन है, और हम इस अंदर वाले बेलन पर प्लस चार्ज दे देंगे। ये वाला बेलन है बाहर वाला बेलन, इस पर माइनस चार्ज देंगे। बेलनाकार संधारित्र बनाना है भाई। बेलनाकार संधारित्र में दो बेलन होंगे, एक बेलन अंदर वाला होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे, दूसरा बेलन जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, थोड़ा सा सबको डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ा कलर कर देते हैं। देख लिए आप लोग, यहाँ पे दो बेलन है बाबू, एक बेलन है पॉजिटिव बेलन होगा, एक निगेटिव बेलन होगा। निगेटिव वाले बेलन को लेकर के हम अर्थ कर देंगे। अर्थ यानी तांबे का तार लेंगे, तांबे का तार लेकर के पृथ्वी से इसको जोड़ देंगे, इसको कहते हैं अर्थिंग। पृथ्वी से जोड़ेंगे, पृथ्वी का विभव क्या होता है? पृथ्वी का पोटेंशियल होता है जीरो। अगर पृथ्वी का विभव जीरो है तो पृथ्वी से जोड़ने पर इस वाले का भी विभव क्या हो जाएगा? जीरो।
यानी बाहर के बेलन का विभव क्या हो गया, 0। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब एक काम करेंगे बाबू, ये जो बेलनाकार संधारित्र बनाए हैं, संधारित्र में 2 प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो अंदर के बेलन पर प्लस चार्ज, बाहर के बेलन पर नहीं देते हैं, केवल हम अंदर के बेलन पर दे रहे हैं। अंदर के बेलन पर प्लस चार्ज दे देंगे और बाहर के बेलन पर कोई चार्ज नहीं देंगे, केवल अर्थ से ग्राउंड कर देंगे ना, बस केवल अर्थिंग कर देंगे। तो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। अगर पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का समुद्र है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस को आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकल करके तार के माध्यम से होकर के इस पे आएगा। जब इस पे आएगा तो बाहर के सतह पर नहीं रहेगा, जितना पॉसिबल होगा इस प्लस के नजदीक जाना, तो इस बेलन के बाहरी सतह पर नहीं अंदर के सतह पर चला जाएगा, वो माइनस चार्ज, ठीक है। और जितना इस पर प्लस देंगे उतना ही माइनस आएगा, जितना प्लस यहाँ पे होगा, जितनी चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अगर ज़्यादा आएगी तो फिर हम गॉस लॉ लगा करके देख सकते हैं, इसके बाहर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसीलिए जितना यहाँ पे आएगा चार्ज की डेंसिटी उतना ही डेंसिटी यहाँ पे भी आएगी। चलिए हम लोग मान लेते हैं बाबू कि अंदर के बेलन का रेखीय आवेश घनत्व जो है ना, अंदर के बेलन का चलो इसका नामकरण कर दें, अंदर के बेलन को कह दें ए, बाहर के बेलन को कह दें बी। तो बताइए इस फिगर में ए बी एक बेलनाकार संधारित्र दिखलाया गया है, जिसमें ए संग्राहक बेलन है। क्यों संग्राहक है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। बी संघनक बेलन है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है। संघनक बेलन बी की अर्थिंग कर दिए हैं, जिससे बेलन बी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाबू दोनों बेलनों की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि इस दोनों बेलनों की लंबाई L है। मान लेते हैं कि दोनों बेलनों की लंबाई L है, इस दोनों बेलन की लंबाई L है, लेकिन इस बेलन पर रेखीय आवेश घनत्व मतलब इस बेलन की 1 मीटर लंबाई, इस बेलन की 1 मीटर लंबाई में जो आवेश है उसका रेखीय आवेश घनत्व है इसका प्लस लैम्डा, और इस वाले बेलन में उतना ही रेखीय आवेश घनत्व होगा, लेकिन ये है माइनस लैम्डा। उसका रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा और इसका माइनस लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। सपोज करते हैं बाबू कि ये वाला आपको इस बेलन का अक्ष है, दोनों बेलनों का ये कॉमन एक्सिस है, दोनों का कॉमन अक्ष है। दोनों बेलनों की त्रिज्याएं हम मान लेते हैं बाबू कि पहले वाले बेलन की त्रिज्या है स्मॉल ए, पहले वाले बेलन की त्रिज्या है स्मॉल ए, दूसरे वाले बेलन की यानी बाहरी बेलन की त्रिज्या है बी, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या है ए, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या है बी। अब हमको इस बेलनाकार संधारित्र की धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी धारिता निकालनी है। अच्छा इसकी धारिता निकालनी है ना, 3 स्टेप्स में निकलेंगे। कितने स्टेप्स में निकलेंगे, 3 स्टेप। पहला स्टेप होगा बाबू कि दोनों प्लेटों के, दोनों बेलनों के बीच के जगह में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर निकालिए। अगर विभवांतर भी निकल गया दोनों बेलनों में, अगर विभवांतर निकल जाएगा तो धारिता निकल ही जाएगी, उसमें कोई सोचना ही नहीं, ठीक। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको दोनों बेलनों के बीच के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं दोनों बेलनों के बीच में एक पॉइंट है, ये दोनों बेलनों के बीच में ये पॉइंट P है, दोनों बेलनों के बीच में ये पॉइंट P है, यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू पहले बेलन का भी होगा, दूसरे बेलन का भी होगा, लेकिन दूसरे बेलन के अंदर में पॉइंट है, और किसी आवेशित बेलन के वजह से उसके अंदर में प्रभाव 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू इस बेलन का भी होगा, इस बेलन का भी होगा, लेकिन इस बेलन के कारण 0 होगा,
तो केवल और केवल इसी बेलन का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहीं कोई दिक्कत? तो इस वाले पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है E1 प्लस E2। क्यों? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस वाला बेलन भी प्रोड्यूस करेगा, माइनस वाला भी करेगा, लेकिन माइनस वाले के अंदर पॉइंट पड़ रहा है वो, इसीलिए क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बाबू एक बात और भी बता देंगे आपको, ये एक प्लस बेलन है, ये माइनस बेलन है, तो दोनों बेलनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? प्लस से किधर की ओर होगा? प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बाबू प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेलनों के बाहर नहीं होगा, या पहले वाले बेलन के अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बस और बस इधर ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों? इसको अंदर में इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि अंदर में कोई गॉसियन सरफेस ले ले, कोई भी बंद गॉसियन सरफेस ले ले, तो उस बंद सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर हम बाहर के बिंदु पर देखें तो बाहर के बिंदु से होकर गुजरता हुआ कोई बंद सतह खींच दें तो उस बंद सतह के अंदर टोटल आवेश प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा मिल करके प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा 0 है। बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट था ये सब और कुछ नहीं। चलो हमको इस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, पता करते हैं। बताइए फटाफट। अब दोनों बेलनों के अब दोनों बेलनों के बीच वाले स्थान में पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी बात है बाबू। दोनों बेलनों के बीच वाले जगह में इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर पहले बेलन का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे बेलन का E2, E1 प्लस E2। लेकिन तुम्हें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E1 है पहले बेलन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पढ़े हैं गॉस थ्योरम, जब पढ़ा रहे थे ना, गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन था किसी तार के वजह से, किसी तार भी एक बेलन का ही रूप है जिसकी त्रिज्या बिल्कुल नगण्य हो जाती है। बेलन की त्रिज्या अगर नगण्य कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तार नहीं बन जाएगा। और आप पढ़े हो कि किसी आवेशित तार के वजह से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेशित तार के वजह से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। लैम्डा है इसका रेखीय आवेश घनत्व। तो बाबू हम पढ़े हुए हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E1 क्या है? E1 है इस बेलन का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। अच्छा इस बेलन का, या ये बेलन तार ही है, तो बेलन का इलेक्ट्रिक फील्ड या तार का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो इस बेलन के कारण या इस तार के कारण या इस बेलन के कारण कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी बेलन का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूरी पर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। इसको हम निकाले भी थे, गॉस थ्योरम का यूज करके निकाले थे। प्लस E2 है इस वाले बेलन के कारण। अच्छा इस बेलन के अंदर मैंने बाहर वाले बेलन, बड़े वाले बेलन के अंदर में ये बिंदु पड़ रहा है, तो अंदर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। ये हो गया दोनों बेलनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप है बाबू विभवांतर निकालना। क्या निकालना? विभवांतर। इक्वेशन 1 इसको मान लें, ठीक है। बट विभवांतर निकालने के लिए बाबू हमको पता होना चाहिए। अच्छा एक फॉर्मूला और भी है जिसको आपको याद रखना है बाबू। वो फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स बराबर होता है log x। इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log x। किस बेस पे? ई बेस पर। लेकिन ई बेस अच्छा नहीं लगता है, 10 बेस में लिखना चाहिए। और ई बेस से 10 बेस में लिखने के लिए बस 2.303 से गुणा कर देते हैं, 2.303, और तब लिखते हैं बाबू log x। और 10 बेस पर, और 10 बेस नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, तो उसको हटा भी दिए, ठीक है। तो कोई पूछे 1/x dx का इंटीग्रल क्या होता है? 1/x dx का इंटीग्रल होता है
लॉग एक्स ई बेस पे, ई बेस को हटा करके 10 बेस करेंगे तो 2.303 लॉग एक्स हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसमें और भी आएगा, आपको शायद पता होगा बाबू, फॉर्मूला लॉग एम बाई एन। लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। बाबू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया इस वाले पॉइंट पर, अब क्या करना है, दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर निकालना है, कितना विभवांतर होगा। अच्छा, दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर ढंग से पढ़िए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ढंग से देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर रखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन आना तो नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि भारी हो जाता है। चलो, दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर निकालना, विभवांतर किससे निकलेगा, बट तुम्हें पता है, तुम पढ़े हो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ये ई और वी के बीच का रिलेशन है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। अगर तुमको डी वी निकालना है तो डी वी बराबर माइनस ई उधर जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर, तो डी वी यानी छोटा सा विभवांतर डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। हमको क्या मिला, डी वी मतलब थोड़ा सा विभवांतर, यानी पॉइंट पी से हल्का सा घस के, कितना घस के, डी आर घस के, हल्का सा डी आर, पॉइंट पी से थोड़ा सा डी आर डिस्टेंस घसक जाए तो हमको कितना विभवांतर मिलेगा, डी भी पता चल गया, हल्का सा खिसकने पर कितना विभवांतर होगा। अब हम क्या करें, हल्का सा नहीं, हमको पूरा विभवांतर यहाँ से यहाँ निकलना है, तो हल्का 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 खिसक करके यहाँ से यहाँ तक पूरा खिसक जाए, तो टोटल कितना विभवांतर आ रहा है उसको निकाल दें, ठीक है। डीवी क्या है, डीवी है पॉइंट पी से हल्का सा डी आर खिसकेंगे तो कितना विभवांतर आएगा, हमको हल्का सा विभवांतर नहीं, ए और बी के बीच पूरा विभवांतर निकालना है। पूरा विभवांतर निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो डीवी है तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बराबर तो बराबर माइनस बाहर हो जाएगा बाबू, और इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर लिख सकते हो, इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर। अब बताइए, माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ चुका है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, इंटू डी आर है तो इंटू डी आर, बहुत बढ़िया। अच्छा, डीवी का इंटीग्रेशन, अच्छा थोड़ा सा बताओ, डी आर मतलब क्या, डी आर मतलब दूरी बदल रही है, डी आर मतलब ये दूरी बदल रही है। अब एक काम करते हैं, हम बाहर के बेलन से अंदर के बेलन पे जाते हैं, बाहर के बेलन पे हैं, बाहर के बेलन पे है तो दूरी कितनी है या त्रिज्या कितनी है, बी है। अंदर के बेलन पे गए, बाहर के बेलन से अंदर के बेलन पर गए तो त्रिज्या बदल गई, बी से बदल के ए हो गया, तो डी आर मतलब त्रिज्या बदल रही है। बाहर के बेलन से अंदर के बेलन पे जाएंगे तो बाहर के बेलन की त्रिज्या बी, अंदर के बेलन की त्रिज्या ए, तो डी आर मतलब त्रिज्या बदलेगी बी से ए, लेकिन बी क्या है, बाहर के बेलन की त्रिज्या, और जब यहाँ पे लिमिट ये रखे हैं तो यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे, डीवी मतलब विभव बदल रहा है, बी मतलब बाहर के बेलन पे, बाहर के बेलन का विभव क्या है, बाहर के बेलन पर है तो इसका विभव है 0, डीवी मतलब विभव बदल रहा है, बाहर के बेलन पे है तो 0, और अंदर के बेलन पे चलेंगे तो टोटल विभव बदल गया भी। चलो, इंटीग्रेशन डीवी क्या होता है बाबू, इंटीग्रेशन डीवी होता है सिर्फ भी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डी खत्म हो जाता है, बचता है भी, इंटीग्रेशन डीवी हो गया भी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से भी तक बराबर। अच्छा, इस माइनस को यूटिलाइज कर लेते हैं, माइनस को हटाएंगे तो लिमिट चेंज कर देना होगा, उलट देना होगा, ये भी हो गया 0 से भी, तो 0 से भी माइनस को हटा दो तो लिमिट पलट देना, तो लिमिट पलट के बी से ए नहीं, ए से बी कर दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। अच्छा, थोड़ा सा समझदार हो तो कहोगे सर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, भी के जगह क्या लिखोगे, भी माइनस 0, भी के जगह लिखते हैं बाबू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भी के जगह लिखो भी माइनस 0, तो भी माइनस 0 इज इक्वल टू, भी माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाहर हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बाहर हो गया, और बचा क्या, इंटीग्रेशन ए से बी तक, ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ए से बी तक बस डी आर बाई आर, यानी 1/r इंटू डी आर, 1/r इंटू डी आर, याद करो 1/r इंटू डी आर, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो बोलो भी में से 0 गया बाबू, तो भी बराबर, भी मतलब टोटल विभवांतर भी बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा, 1/dr इंटू आर, 1/r इंटू डी आर का
इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या होगा बाबू, इतना तो लिख रही है, 1/r इंटू डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r, किस बेस पे, ई बेस पे, log r ई बेस पे, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो a से b तक। बहुत बढ़िया, टोटल विभवांतर निकल के आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा, और ये क्या होगा बाबू, log r, r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log b माइनस log a, ये हो जाएगा बाबू log b टू द बेस e log r, r की जगह b, log b माइनस log a, किस बेस पे था, सब a बेस पे, log b माइनस log a को लिखेंगे log b बाई a, टोटल विभवांतर v बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू लैम्डा, और ये हो गया बाबू log b बाई a, किस बेस पे हो जाएगा, e बेस पे। e बेस अच्छा नहीं होता है ना, बताए थे, e बेस ठीक नहीं होता है, और e बेस से 10 बेस में लिखते हैं तो 2.303 का गुणा हो जाता है। तो हल्का सा और चलते हैं हम लोग, अपने लक्ष्य के तो काफी करीब है। चलिए विभवांतर v, तो v बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा, बहुत बढ़िया, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा, log b बाई a है, किस बेस पे, e बेस पे, e बेस पे है, अगर हमको 10 बेस में बदलना है तो 2.303 log b बाई a कर दें, 10 बेस पे हो गया ना जी, 1/2 पे एप्सिलॉन 0 लैम्डा, तो 1/2 पे एप्सिलॉन 0 लैम्डा log इतना, ई बेस पे है, ई बेस से 10 बेस में गए तो 2.303 इतना कर दिए, यानी विभवांतर v बराबर निकल लिया है, v बराबर इतना लैम्डा 2.303 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 log b बाई a, बाबू ये निकल के आ गई क्या, हमको इक्वेशन नंबर 2, ये क्या निकल के आया। अब उन दोनों बेलनों, बाबू उन दोनों बेलनों के बीच कितना विभवांतर होगा, इसके बीच का विभवांतर निकल गया, विभवांतर निकल गया तो धारिता निकाल देंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, धारिता। लेकिन सुनो, धारिता फिलहाल हम लोग 1 मीटर लंबाई का निकालेंगे, ठीक है, पहले हम इसकी धारिता 1 मीटर लंबाई की निकालेंगे, 1 मीटर लंबाई की निकाल के बाद पूरे एल लंबाई, जो दोनों की लंबाई कितनी है एल, उसकी भी धारिता निकाल लेंगे बाद में। चलो एक छोटा सा बात बताओ, पहले हम 1 मीटर लंबाई की धारिता में निकालते हैं। अच्छा वो बोलो, इस बेलन का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है, अगर इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो 1 मीटर लंबाई में लैम्डा आवेश है, 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है, लैम्डा। तो हम पहले 1 मीटर लंबाई की धारिता निकालेंगे, अब सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के एकांक लंबाई की धारिता, पहले एक मीटर लंबाई की, ठीक है बाबू। वो जो बेलनाकार संधारित्र था उसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना है, लैम्डा। अगर रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है तो 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश होगा, 1 मीटर लंबाई में लैम्डा आवेश होगा। चलो धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बाई V, धारिता C बराबर Q बाई V, Q है आवेश, Q क्या है, आवेश, लेकिन 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है, 1 मीटर लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, तो 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होगा Q बराबर हो गया लैम्डा बाई V है विभवांतर V कितना है बाबू, टोटल लिख दो 2.303 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 log B बाई A। बहुत अच्छा, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कट गया, ऊपर चला जाएगा, तो धारिता एकांक लंबाई की धारिता 1 मीटर लंबाई की धारिता C बराबर क्या हो गई, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 बटा 2.303 log B बाई A, बाबू 1 मीटर लंबाई की धारिता निकल के आ गई। इस बेलनाकार संधारित्र में इसके 1 मीटर लंबाई की धारिता कितनी होती है, 1 मीटर लंबाई की धारिता होती है बाबू C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 बटा 2.303 log B बाई A। अच्छा 1 मीटर लंबाई की धारिता इतनी है तो पूरे L मीटर लंबाई की धारिता इतनी होगी कि दुगुनी होगी कि 3 गुनी होगी कि L गुनी होगी, इसलिए पूरे
एल लंबाई की धारिता। और अगर पूरे एल लंबाई की धारिता देखें तो पूरे एल लंबाई की धारिता सी बराबर 1 मीटर लंबाई की इतनी है तो एल मीटर लंबाई की इतना इंटू एल, यानी इंटू डायरेक्ट एल कर दें 2πε0 L बाई 2.303 log b बाई ए। ये है बाबू पूरे एल लंबाई की धारिता। अच्छा, इसी में एक कॉन्सेप्ट और भी घुसेड़ा जा सकता है, क्या बाबू? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी डाला जा सकता है कि अगर हम दोनों बेलनों के बीच के स्थान को, अगर हम दोनों बेलनों के बीच के स्थान को भर दें, किससे भर दें? अगर हम दोनों बेलनों के बीच के स्थान को मोम से भर दें या पानी से भर दें, यानी एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता के माध्यम से भर दें। अगर हम लोग दोनों बेलनों के बीच के स्थान को मोम से या कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से, परावैद्युत पदार्थ से भर दें, बाबू परावैद्युत पदार्थ से ही भरा जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ से भरें तो इसकी धारिता कितनी होगी? एप्सिलॉन आर गुनी बढ़ जाएगी। तो एप्सिलॉन आर गुनी बढ़ जाएगी तो धारिता का सूत्र अब क्या होगा? ये जो धारिता का सूत्र निकला है ना, 1 मीटर लंबाई की धारिता थी निर्वात में, एप्सिलॉन 0 है तो निर्वात में, अगर किसी माध्यम में रहता तो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर आ जाता। इसमें भी माध्यम में रहता तो एप्सिलॉन 0 L इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर टाइम्स धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ठीक से ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू।